है पहले वो हम देख लेते हैं और फिर आगे हम लोग कवर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें इस सेक्शंस को जो बांटा गया है वो बांटा गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। लाइक इनकम स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैपिटल कैसे बनता है, नोट्स टू फाइनेंस कैसे बनती है। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर्स। अब उसके बारे में हम एआर पढ़ेंगे, उसके बाद फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, डिस्क्लोजर, फिर इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टांजेबल इंटांजेबल्स का वैल्यूएशंस पढ़ेंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटीज़ पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशंस पढ़ेंगे, डेफर्ड टैक्सेशन पढ़ेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन से लीज पढ़ेंगे और आईएफआरएस का। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बटा हुआ। और तीसरा जो है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा वो है हमारा ये क्या नाम है जी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, जो कि फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग का पार्ट है। तो फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग के अंदर में बेसिकली हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में बोला गया है कि 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना है। वो क्या क्या पढ़ना है, जो कि बिज़नेस की किसके बारे में बताता है, जो बिज़नेस के में कौन सी एसेट्स है, बिज़नेस की लाइबिलिटी क्या है। इट्स यूजफुल पिक्चर फॉर द एंटिटी एंड रिक्वायर्ड बाय द एसईसी फॉर ऑल द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। अब एसईसी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज कमीशंस एंड एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, अब ये बात होता है कि क्या क्या चीज़ बताता है। तो देखिए सबसे पहले बताता है इनकम स्टेटमेंट, बताता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है। चले नहीं सर, चले मेरे से मिस हो गई होगी। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो पहली पढ़नी है, वो 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ पढ़ना है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और चौथा हमने क्या पढ़ना है, चेंज इन इक्विटी। ठीक है, चेंज इन इक्विटी और 5वां पढ़ना है जी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में दोनों इनकम आ जाता है, नॉर्मल जो इसमें स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स के बारे में बात होती है और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात होती है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों स्टेट मतलब इट इज़ रिप्रेजेंट सेपरेटली और कंबाइंड विद द स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, ये दोनों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो चीज़ें लेते हैं जो नॉन ऑनर्स इक्विटी से भी अगर किसी इनकम को आप जनरेट करते हैं, जिसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से जानते हैं, ओसीआई के नाम से जानते हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं। बैलेंस शीट के बारे में सबको पता होता है कि फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या बताता है जी, रिकन्सिलेशंस को बताता है, आपके कैश पेमेंट और रिसीट्स को बताता है। इसमें 3 चीज़ों में आपके कैश फ्लो जो होते हैं वो 3 हेड में डिफाइन होते हैं। पहले होते हैं ऑपरेटिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, तीसरा होता है जी फाइनेंसिंग। 3 हेड्स में डिफाइन होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज़ जो होते हैं, जिसमें ओनर्स के क्या इन्वेस्टमेंट है, ओनर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड होता है। तो ऑल टुगेदर हमने ये 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा जी। ये 4 चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में आती है। पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज़। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने बोला है कि इसकी जो हमारे पास इसकी जो पीछे है जो रीजनिंग्स है कि वो किसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बोला गया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उनके सबसे पहले हमें यूज़र्स पता होना चाहिए कि कौन कौन यूज़र्स हैं, इसके ऊपर आपके पास वो होता है। ठीक है कि मतलब एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि जी यूज़र्स कौन कौन से हैं। तो यूज़र्स आपको पता होगा, कुछ इंटरनल होंगे, कुछ एक्सटर्नल होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़र्स जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ठीक है, लेंडर्स, क्रेडिटर्स टू इनेबल देम टू मेक द डिसीजंस एंड प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू द एंटिटी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे कि हाँ जी बैलेंस शीट में रिसोर्सेज का एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कैसे कैसे रिसोर्सेज आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ अप्लाई हुए हैं, मतलब सोर्सेज क्या है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, मतलब अपने लोन कैसे लिया हुआ, आपके पास लाइबिलिटीज़ क्या और एसेट। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है कि आपने ओवर द पीरियड जो होता है आपने कितने बिजनेस को आपने क्या अर्न किया हुआ है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है जी।
रिप्रेजेंट द रिजल्ट फ्रॉम द ऑपरेशंस रेवेन्यू एंड लॉसेज एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपके फिजिकल पीरियड के हिसाब से बनता है। तो आपसे हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट हमेशा एट दी पॉइंट होता है, बैलेंस शीट का एक अपना नेचर होता है, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होता है, बैलेंस शीट जो क्या होता है वो जी एज ऑन डेट होता है, ठीक है। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो फॉर द पीरियड होता है। उसी तरह हम जब बात करते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में, तो ये सिर्फ हमको बताता है चेंज इन कैश के बारे में, ओवर द पीरियड के बारे में बताता है। कैसे? वो 3 एक्टिविटीज़ के अंदर में जिसकी एक्टिविटीज़ को डिफाइन की गई है, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग क्या शो करता है जी, अपने को पैसे कैसे आए, रिटर्न अर्निंग में क्या चेंजेस हुआ, चेंज इन कैपिटल रिसीव इंक्लूडिंग द इश्यूज द रिपर्चेज ऑफ शेयर्स, चेंज इन रिटर्न अर्निंग इंक्लूडिंग द नेट इनकम डिविडेंड। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशंस जो हम एक जगह पे दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। उसके बाद आता है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है जी बैलेंस शीट पोजीशंस के बारे में, दूसरा फिनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब इनकम स्टेटमेंट के बारे में, एंड कैश फ्लोज के बारे में। कैश फ्लोज के बारे में क्यों? क्योंकि बिजनेस कैसे अर्न पैसे ला रहा है उसके बारे में उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में। मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ओवरऑल प्रोडक्ट पे क्या कर रही है, उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, मैनेजमेंट इसके कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे इंप्रूव हो रही है, इसके बारे में बात करता है। तो दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड डूइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आ जाइए फिर हम बात करते हैं, ये थोड़ी डिटेल में पढ़नी है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया हो जिस सिंगल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट, दूसरा मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट। तो सिंगल स्टेप जो इनकम स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है, एक बार उसका फॉर्मेट्स देख लीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल दिया जी, एक बार पहले हम रेवेन्यू ले लेंगे, रेवेन्यू का मतलब नेट सेल्स और अदर रेवेन्यू इनकम्स जो भी है उसको ले लेंगे। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस COGS ऑपरेटिंग एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आएगा उसको हम ले लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस उसमें से जो माइनस करेंगे उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, उसमें से अगर कुछ इनकम टैक्स है तो हम उसको माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स चाहे वो करंट का हो या डेफर्ड हो, जो भी हो उसको अगर माइनस करना है इसका मतलब माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं जी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उसको क्या बोलते हैं जी, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि ये बिजनेस जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। लास्ट में आता है जी प्लस माइनस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अगर जो बिज़नेस आपका लग रहा है कि यू आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू इन नियर फ्यूचर्स, और जो बिज़नेस बंद हो चुका है उससे रिलेटेड अगर कुछ है, तो एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि एक MCQ आता है जी कि OC जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है उसका आप नेट प्रॉफिट कब लेंगे, बिफोर टैक्स लेंगे या आफ्टर टैक्स लीजिएगा। तो आंसर दीजिएगा नेट ऑफ टैक्स, यानी आफ्टर टैक्स दीजिएगा। क्या दीजिएगा जी? आफ्टर टैक्स दीजिएगा। दोनों को प्लस माइनस करने के बाद या पूरा का पूरा जो आता है जी उसको हम नेट इनकम बोलते हैं। फिर आता है जी OCI। OCI का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। OCI स्टैंड फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जब ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट आपका कहलाएगा जी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बात आता है जी, आप हमसे पूछ सकते हैं कि OCI का मतलब क्या होता है। OCI का मतलब होता है वैसा इनकम जो नॉन ओनर रिसोर्सेज से अर्न किया गया हो। अब इसका एग्जांपल्स क्या होता है, इसका एग्जांपल्स हम बेसिकली आपको 2 एग्जांपल्स देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल्स ये है कि भाई OCI में जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट बाई करी रखी हुई है, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो है अवेलेबल फॉर सेल। वो है क्या? अवेलेबल फॉर सेल्स। अवेलेबल फॉर सेल्स वाला अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या होता है, मार्क टू मैच्योरिटी के कारण, यानी अपने प्राइस को मार्केट के प्राइस के साथ मैच करने के कारण जो भी प्लस या माइनस होता है, चाहे वो इनकम हो या लॉस हो, दोनों को आप रियलाइज नहीं करते हैं। तो जो अगर इट इज़ नॉट रियलाइज बट स्टिल देयर इज़ अ इनकम, तो उस वैसे इनकम को आप OCI में लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल्स ये होता है कि अगर आपका फॉरेन करेंसी में कोई पेमेंट है या रिसिप्ट है, अगर आप उसको देते नहीं है बट के बैलेंस शीट पे उसकी वैल्यूएशंस करते हैं, उसके कारण जो आपको इनकम या लॉस जनरेट होता है उसको आप OCI में लिख के रखते हैं। दिस इज़ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ OCI। अब देखिए मल्टी स्टेप्स कैसे है। मल्टी स्टेप्स के लिए जो है ये देखिए, सबसे पहले हमारा नेट इनकम आएगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, जो आएगा उससे हम बोलेंगे जी ग्रॉस मार्जिन। द मल्टी स्टेप्स हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो आप देख लीजिए कैसे करके लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया तो हमारा GP निकल गया। GP के ऊपर इंडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया तो हमारा जो आ गया वो ऑपरेटिंग इनकम आ गया। अदर कोई रेवेन्यू या गेन है। अब हम आपसे सवाल करेंगे कि रेवेन्यू या गेन का डिफिनेशन क्या होता है। तो गेन जो होता है या लॉस जो होता है, रेवेन्यू जो होता है वो आपकी प्राइमरी बिजनेस या सेंट्रल ऑपरेशन से आता है। जब आपको कोई अगर बोले कि जी रेवेन्यू डिफाइन कीजिए, तो रेवेन्यू के लिए हमेशा वर्ड कीजिएगा प्राइमरी या सेंट्रल ऑपरेशन।
प्राइमरी या सेंट्रल ऑपरेशन वर्ड यूज़ कीजिएगा, लेकिन जब अगर कोई आपको एक्सपेंसेस भी बोलेगा तो भी वर्ड यूज़ कीजिएगा प्राइमरी या सेंट्रल ऑपरेशन। जब आपसे कोई गेन या लॉस वर्ड बोलेगा तो गेन हमेशा किसके लिए होता है जी, जो एंसिलरी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो कि मेन एक्टिविटीज़ नहीं है बल्कि सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उससे जो प्रॉफिट या गेन होता है, उससे जो गेन या लॉस होता है उसको हम गेन या लॉस में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ तक का जो भी प्लस माइनस आता है उसको हम बोलते हैं जी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हम इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं। इनकम टैक्स में करंट और डेफर्ड दोनों आ सकता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गया, ये हमारा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग। फिर उसके बाद हम करते हैं जी, एक काम करते हैं कि डिसकंटिन्यूइंग का जो भी प्रॉफिट्स या लॉस है, डिसकंटिन्यूइंग में जो नियर फ्यूचर्स में हमारा बंद होने वाला है या ऑलरेडी बंद हो चुका है उसके बारे में बात होती है। उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जो इनकम आता है उसको नेट प्रॉफिट इनकम या लॉस बोलते हैं। अब उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम प्लस माइनस करके हम अपना जो रिजल्ट्स बताते हैं उसे हम बोलते हैं जी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बात आता है कॉम्प्रिहेंसिव मे नॉट बी प्रेजेंटेड, ठीक है, इन इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन 2 कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग या कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अलग से बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट में ये क्या है, इनकम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या चीज़ है, इसको याद रखने का जो तरीका है वो है ऑपरेटिंग इनकम वाली। तो ON सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर नॉन ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद T स्टैंड फॉर टैक्स, फिर I फॉर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड। जो रिजल्ट्स बनता है, जो सारे प्लस माइनस करके जो आते हैं रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड। फिर उसके बाद हम इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड डी लेते हैं, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड। उसके बाद जो हमारा बचता है उसको हम बोलते हैं जी नेट इनकम। नेट इनकम जो बच जाता है उसके बाद होता है जी OCI इनकम का एडजस्टमेंट है। OCI इनकम के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको C बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये सिर्फ उसका न्यूमेरिक्स है याद करने के लिए, अगर रहा तो ठीक है, नहीं तो हम आसानी से बता दे रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर उसके ऑपरेटिंग में से नॉन ऑपरेटिंग ऐड कीजिएगा, दोनों का रिजल्ट आएगा, उसमें से टैक्स माइनस कीजिएगा तो बोलिएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड। उसमें से आप क्या करिएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस कीजिएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको नेट इनकम। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्लस माइनस होगा तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा अभी तक की जो हमारी स्टडी रही वो यही रही, ठीक है। आगे आइए, मैं आपके साथ एक यहाँ पे एक छोटी सी वो है बिज़नेस है, उसके बारे में हम आपसे यहाँ पे समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक बिज़नेस है जिसका माइल, ठीक है, इसी कंपनी का है। तो इसके बारे में कहा गया जी इसने सेल किया है 100,000 का सेल किया, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 45% है, यानी कि 45,000 का है। जो बचा उसको ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग, जनरल, एडमिन, एम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी है तो इसको प्लस माइनस कर उसको टोटल कर लेंगे, जो कि 24,000 रुपये आता है, उसमें से माइनस करते हैं तो 31,000, इसको हम बोलते हैं जी ऑपरेटिंग इनकम। दिस इज़ आवर ऑपरेटिंग इनकम। अब उसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें रेवेन्यू या गेन अगर कुछ है, रेवेन्यू या गेन इनडायरेक्ट है, देखिएगा ये इनडायरेक्ट नेचर का होता है, जो कि मेन पर्पस नहीं है, बल्कि ये फ्रॉम कहाँ से आता है जी, एंसिलरीज एक्टिविटीज़ से आते हैं। एंसिलरी या एक्सिलरीज एक्टिविटीज़ जो कि इन एडिशन टू द मेन ऑपरेशन होता है। यहाँ से जो भी आए, जैसे कि इंटरेस्ट या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, दोनों को ऐड कर दिया जो भी आया। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस या लॉस हैं, बाकी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस है, अनयूजुअल फ्रीक्वेंस आइटम है, इम्पेयरमेंट लॉस है, नॉन पब्लिक कंपनी क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये बोल रहा है इसमें अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट टाइप के जो नेचर्स के एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लेते हैं, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, ये इंसिलरीज एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस हैं, तो ये आपके नॉर्मल ऑपरेशन के एक्सपेंसेस नहीं होते। ये आपने उसमें से ऐड कर लिया, माइनस कर लिया, तो जो आपके पास रिजल्ट आया उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स। अभी इसके ऊपर इनकम टैक्स आपने नहीं दिया है, अभी आप इनकम टैक्स का प्रोविजंस बना के माइनस कर लीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोला जाएगा जी हमारे पास इनकम आ गया फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। अब आपके पास कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, उसके बाद जो 7,500 का ये है नेट ऑफ टैक्स 2,500, उसमें से टैक्स लगने वाला है, तो 7,500 माइनस 2,500 कीजिएगा, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो भी इनकम है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो दिस वाज नॉट इनकम, दिस वाज द लॉस। तो अब हमारे पास क्या हो गया जी, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसको हम बोलेंगे अर्निंग। अब जब बात आएगी जी कॉम्प्रिहेंसिव में यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में बोल रहा है। एक पेंशन्स के में आ सकता है, एक्सेस एडजस्टमेंट फॉर पेंशन्स, ठीक है, बुक वैल्यू और फेयर शेयर वैल्यूज़ के हिसाब से निकलता है। दूसरा अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था। करेंसी ट्रांजैक्शंस, ये भी मैंने एग्जांपल दिया था। और ये भी क्या होता है, डेरिवेटिव्स में अगर कैश
हेजिंग का लॉस या ये होता है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर ऑप्शंस, ये सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर आपके वैसे कोई चीज़ है और वहाँ पे भी मार्क टू मार्केट अगर आपको करना पड़ता है, उसके कारण जो भी प्लस या माइनस आपको लॉस होता है वो भी आप OCI में लिखते हैं। तो OCI के इनकम्स को आप प्लस माइनस कर दीजिएगा, तो नेट रिजल्ट आएगा, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आने के बाद जो है कि यहाँ पे इन्होंने अगर अर्निंग पर शेयर निकाला तो इनकम अर्निंग पर शेयर अपने कंटिन्यूइंग का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, ये ले लिया हमने ₹2 पर शेयर। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 0.5। उसके बाद नेट इनकम जो है 0.5, इसमें माइनस था क्योंकि यहाँ पे लॉस था 5000 का, इसके कारण ये लॉस है। तो नेट में अगर आप इनकम चेक करेंगे तो आपका आएगा 1.5 आफ्टर कंसीडरिंग प्लस माइनस लॉस एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात आता है जी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। हमने क्या बोला था कि वहाँ पे 2 अप्रोच है, सिंगल अप्रोच है, दूसरा मल्टीपल है। तो सिंगल में क्या हुआ था, रेवेन्यू और अदर इनकम सबको एक साथ ले लेते थे। मल्टीपल में क्या हो रहा था, तो सेल्स वाले को अलग कर रहे थे और अदर वाले को अलग कर रहे थे, बस इतना ही सा काम कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, रिकॉग्नाइज सेल्स और रेवेन्यू एज अ ग्रॉस अमाउंट व्हेन दे आर अर्न्ड एंड रियलाइज्ड और रियलाइजेबल। अब ये बात आता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशंस का लाइन क्या होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशंस जब भी आप कहीं पढ़ेंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि रेवेन्यू को आपका ऑन होना चाहिए, साथ में रियलाइज्ड या रियलाइजेबल होना चाहिए। वहाँ पे 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आप उस काम को बोलिएगा हाँ जी मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं एग्जांपल्स देता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने किसी को सामान डिलीवर करना है, तो हम जब तक हमारे लिए रेवेन्यू नहीं होगा, जब तक कि हम उसकी डिलीवरी कंप्लीट करके डिलीवरी नोट साइन नहीं ले ले, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हम ऑन, यानी जब हम डिलीवरी साइन ले लेंगे इसका मतलब मेरा ऑन हो जाएगा, साथ में हम उसको इनवाइस कर देंगे, यानी वो रियलाइज्ड या रियलाइजेबल हो जाएगा। अगर इनवाइस कर दिया तो वो रियलाइजेबल हो जाएगा, जब पैसे आ गए तो वो रियलाइज हो जाएगा। तो ऑन और रियलाइज करने का बाद ही हम उसको ग्रॉस रेवेन्यू में उसको कंसीडर करेंगे। अब नेट इनकम का मतलब, नेट सेल का मतलब होता है सेल्स डिस्काउंट या कुछ रिटर्न या अलाउंसेस अगर आपने मान के चला है तो उसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका नेट आ जाएगा। अब बात आता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, बिगनिंग मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो निंजा टेक्निक है वो क्या है। सबसे पहले आप ओपनिंग इन्वेंट्री लीजिएगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज लीजिएगा। और परचेज का मतलब ये होता है जितना परचेज आपका नेट परचेज होता है, यानी ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको बोलते हैं जी नेट परचेज। नेट परचेज प्लस फ्रेट इनवर्ड दोनों को ऐड कर लीजिएगा, और साथ में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो इसका मतलब होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो ये उसकी निंजा टेक्निक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की, ठीक है। तो यहाँ से यानी नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब कर लीजिएगा तो आपके हाथ में जो रिजल्ट बचेगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। आगे बात आती है जी CGNA, आप हमेशा सुनते होंगे सेल्स जनरल एंड एडमिशन, या GNA वर्ड ये कहीं कहीं आप ऑफिस में यूज़ करते हैं। तो GNA मतलब जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है स्टाफ की सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट, लीगल एंड अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग सेगमेंट तो फ्रेट ऑनवर्ड, एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, बैड डेट, ये सारे सेलिंग रिलेटेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और रिटर्न। ऑपरेशन में प्री ओपनिंग कोई कॉस्ट अगर है उसका कोई अमोर्टाइजेशन होता है ओवर द पीरियड, वो भी आएगा। इम्पेयरमेंट ओनली लेस फॉर द सेस रजिस्ट्रेंट, यानी नॉन SEC रजिस्ट्रेंट्स आर गोज फॉर द अदर एक्सपेंसेस या लॉस। अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस अगर SEC रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है तो नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह उसको ट्रीट कर देगी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ था, नॉन ऑपरेटिंग में मैंने आपको क्या बोला था, अदर रेवेन्यू या गेन हो जाएगा या अदर एक्सपेंसेस या लॉस हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या बोला था, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये हुआ कि एंसिलरी एक्टिविटीज़, यानी एक्स्ट्रा एक्सिलरी एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो सेंट्रल ऑपरेशन से डिफरेंट है, उससे अगर कुछ पैसे आएंगे या उसके कोई कॉस्ट है तो आप अदर ऑपरेटिंग में उसको क्लासीफाई कीजिएगा। including the interest income, dividend income, gain on sale of the PP&E, property, plant, equipment and investment, unrealized gain from the trading and security and loss from the current investment. Other expenses loss include the impairment on the non-SEC registration, include the unusual or infrequent. अनयूजुअल और इनफ्रिक्वेंट का मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता था तो हम पहले उसको अलग से दिखाते थे, अभी उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। अदर ऑपरेटिंग इनकम में आप दिखा के नक्की कर लीजिए। अब बात आता है जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 2 तरह के यहाँ पे प्रोविजंस के हिसाब से हमारा कॉस्ट हो जाता है। करंट का मतलब जो अभी आपने पेबल किया करंट इनकम के हिसाब से, और डिफरेंट जो टेम्पोररी डिफरेंसेस के कारण जो आपको पेमेंट करना है फ्यूचर में, दैट इज़ कॉल्ड द डेफर्ड टैक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आती है,
ठीक है। अब बात आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको डिफाइन किया गया है कि विच इज़ डू बी कंसीडर एज द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो उसका एग्जांपल से देखिए, कंडीशन फॉर द क्लासिफिकेशन एज अ डिसकंटिन्यूड, सबसे पहले द कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी फॉर द ऑपरेशंस दैट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एंटिटी, यानी पहले से आपका वो डिफरेंशिएटेड है, आपने डिस्टिंग्विश कर लिया, यानी आपने डिफरेंशिएट कर लिया, पता कर लिया कि ये वाला ऑपरेशन आपका अपकमिंग फ्यूचर में बंद होने वाला है। एंड द ऑपरेशनली एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ये काम करते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर बंद होने वाला है तो दूसरा रिपोर्टिंग सेगमेंट डिफाइन एज अ रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग यूनिट के बारे में। गुडविल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इस साइड, या कोई सब्सिडरी है जो लॉस मेकिंग टाइप की है, ठीक है, तो उसको आप डिसकंटिन्यूड कर सकते हैं। या फिर ये बोल रहा है एसेट ग्रुप टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द सिंगल ट्रांजेक्शंस अलॉन्ग विद द डायरेक्टली एसोसिएटेड लाइबिलिटी, यानी कोई यूनिट अगर आपको बेचना है और उस यूनिट की एसेट एंड लाइबिलिटी अलग से डेजिग्नेटेड है, यानी डिफाइंड है कि हाँ भाई इस यूनिट में ये एसेट है, तो उस एसेट से रिलेटेड या उस इंटिटी से रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में क्लासीफाई कर दीजिएगा। अब बात आता है जी, कंपोनेंट इज़ क्लासीफाइड हेल्ड फॉर सेल। ये वाली चीज़ें जो है हम आपके साथ हेल्ड फॉर सेल जो होता है ना, इसको हम आपको कहाँ पे सिखाएंगे, हम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट में सिखाएंगे काफ़ी डिटेल पे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है जी कि प्लान्ड कंपोनेंट इज़ क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ये जो हेल्ड फॉर सेल यहाँ पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से इसके अंदर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। And that clearly distinct from the rest of the entity एंड फॉर द फिनेंशियल पर्पस ओनली। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटेड टू प्लान ऑफ डिस्पोजल, कंपनी के ने ऐसा कोई प्लान रखा हुआ है कि इसको हम बेच देंगे। दूसरा कोई प्रोग्राम्स है, एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट टू द बायर इनिशिएटेड, ऐसा कुछ हो गया। सेल इज़ प्रोबेबल विद इन द 1 ईयर, ये उसकी वो है, मतलब आप ये पॉइंट्स पे हम आप उसको बता सकते हैं कि ये वाली यूनिट इज़ गोइंग टू बी सेल, यानी ये डिस्पोजेबल यूनिट्स है, तो इसके जो भी इनकम होंगे या लॉसेज होंगे हम उसको सेपरेटली क्लासीफाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। फिर बोल रहा है एलिमिनेशन ऑफ द ऑनगोइंग ऑपरेशन, नो सिग्निफिकेंट कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। अगर आपका इसमें से कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये प्लान प्रोग्राम प्रोबेबल अवेलेबल एक्टिव मार्केटेबल, यानी सेल ऑफ प्रोडक्ट इज़ बीइंग एक्टिवली मार्केटेड, ऐसे करके जो डिस्पोजेबल प्लान है, मतलब जब जो आप यूनिट को बेचना चाह रहे हैं उस यूनिट से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो आप उसको सेपरेटली शो करेंगे। फिर बोल रहा है अकाउंटिंग फॉर द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, कॉस्ट रिलेटेड टू द डिस्पोजेबल एक्टिविटी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड, यानी जो जिस एक्टिविटी जैसे जो एम्प्लॉय टर्मिनेशन है, लीज टर्मिनेशन है, फैसिलिटीज़ है, ये सारे से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है आप उनके कॉस्ट को उसमें अकाउंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है एक्सपेक्टेड लॉस या गेन जो भी है उससे फ्यूचर में होने वाले, नॉट इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ अकरेंस, डज नॉट इंक्लूड इन द डू नॉट इंक्लूड द एक्सपेक्टेड लॉस और गेन इन द करंट ईयर, यानी जो फ्यूचर के लॉसेज हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको ज़रूरत नहीं है ऐड करने का। एज एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट रिकग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस वर्सेज द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज रिजल्ट। तो अब इम्पेयरमेंट वाला जो चीज़ होता है वो आपको करना पड़ेगा। रीज़न ये होता है कि इम्पेयरमेंट, आपको इम्पेयरमेंट का प्रोविजंस प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इम्पेयरमेंट होता है क्या है कि आपके बुक की वैल्यू ज़्यादा है उसके रियल वैल्यू से, इसका मतलब वो एसेट एक्चुअली में इम्पेयर्ड हो चुका है, तो जितना वैल्यू का इम्पेयरमेंट है उतना को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द इम्पेयरमेंट लॉस, यानी बाकी जो एक्सपेक्टेड लॉस या प्रॉफिट होने वाले हैं यू डोंट नीड टू इंक्लूड फॉर द इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक्सेप्ट द इम्पेयरमेंट, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस अगर है कुछ भी तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है राइट फॉर द सब्सिक्वेंट इंक्रीज इज पॉसिबल टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जब जहाँ तक आपने इम्पेयरमेंट किया और आपने दोबारा चेक करके आपको लगा कि नहीं एसेट की वैल्यू रीगेन हो गई है तो आप रीगेन कर सकते हैं, बट अप टू द पॉइंट जहाँ तक उसका पुराना बुक वैल्यू था उसके ऊपर में आप उसको रीगेन नहीं कर सकते, उसके ऊपर में दोबारा आप रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं। Note the held for sale are as exception in the US GAAP. The reversal of impairment is allowed in the future years. US GAAP does not allow the reversal of the impairment recognized as a held for use assets. IFRS always allows the reversal of impairment in case of subsequent recovery in the value of tax. तो अगर आपकी ये वाली जो impairment write up is allowed तभी है
यहाँ पे जब आपने एसेट हेल्ड फॉर सेल रखा है, लेकिन अगर आपके बिजनेस के जनरल यूज़ में रखा हुआ है तो उसको आप दोबारा में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है जी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट गेन और लेस, जो है हमेशा आपको नेट ऑफ टैक्स में बताना है। तो मैंने आपको बता दिया था, इसके ऊपर बाकायदा एक MCQ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के रिजल्ट्स अगर आपको बताने हैं तो आपको किस में बताने हैं जी, नेट ऑफ टैक्स में बताने हैं। और साथ में आपको EPS फॉर द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी बताने होते हैं। फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इनकम इज रेट्रोएक्टिवली एडजस्टेड फॉर द प्रायर पीरियड आइटम presented to the reflect of the result of the current discontinued operation as discontinued operations of the previous years। यानी अगर आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है, US गैप में आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है, लेकिन IFRS, लेकिन आपको स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आपको ये कर सकता है, बोल सकता है कि ऐसा करें, इसका एक बार रेस्ट्रोएक्टिवली जो होता है, यानी कि पुराना जब से वो एसेट आया तब से अगर उसके इम्पैक्ट को कंसीडर करते तो हमारा आपका EPS में क्या फ़र्क पड़ता, उसको भी आपको दिखाना पड़ सकता है। दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गैप, बट इट इज़ ए रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम द SEC। अब छोटा सा बात देखिए कि आपने क्या रखा हुआ है। सबसे पहले डिसाइडेड टू सेल किया, आपने डिसाइडेड टू सेल किया, यानी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा डिसाइड वाले दिन। अगर आपने डिस्पोज कर दिया कब, एक्चुअली जिस दिन आपने सेल किया उसके बारे में देखिए। तो इन्होंने बोला कि आप उसको क्लासिफाई करेंगे C फॉर द कंटिन्यूड। अभी तक आपने सिर्फ मेजरमेंट किया है, ठीक है, यहाँ मेजरमेंट डेट है, डिसाइडेड टू सेल इंक्लूड। अब इसमें बोल रहा है कि यहाँ तक का है, जिस दिन आपने डेट को डिसाइड किया है वहाँ तक उसका क्लासीफाई एज द कंटिन्यूड। लेकिन जैसे ही आपने उसको डिसाइड कर लिया जी भाई अब मैं इसको बेचूंगा, तो अब आपका जो भी उससे इनकम या लॉस होगा उसको आपको डिसकंटिन्यूड में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 31/12/2010 तक में इसको कंटिन्यूड में लेना पड़ेगा। उसके बाद यानी 31/12/2011 में उसको आपको लेना पड़ेगा किस में, डिसकंटिन्यूड में। उसके बाद अगर आपने जो भी उसका जो भी लॉस होगा वो भी उसके बाद में भी, यानी एक्चुअल सेल ऑफ कब हुआ है, 31/12/2012 को, उस दिन भी उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा डिस्पोजेबल में। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है कि जब तक आप डिसाइड नहीं करते सेल करने का तब तक वो आपके लिए कंटिन्यूड ऑपरेशन का पार्ट रहेगा। द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मैं इसको सेल करूँगा, उसके बाद से इसकी जो क्लासिफिकेशन हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, इसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशन होगी वो होगी इन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में। अब इन्होंने बताया कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स है। तो सबसे पहले आपको जब भी आपको क्लासिफिकेशंस के हिसाब से जब भी आपको ये बताना पड़ेगा इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शंस ऑफ एसेट बताना पड़ेगा, उसकी कैरिंग वैल्यू, रीज़न फॉर डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। उसके बाद गेन फ्रॉम द चेंज इन FMB मतलब फेयर मार्केट वैल्यूज़ के कारण जो भी गेन या लॉस होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा, और साथ में आपको रेवेन्यू या प्री टैक्स जो भी होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। ऑल टुगेदर 3 चीज़ बतानी पड़ेगी। पहला कौन सा एसेट आप डिस्पोज कर रहे हो, उससे प्रॉफिट या लॉस क्या है, और यहाँ पर एसेट से मुराद होता है यूनिट, कि वो वाली बिजनेस यूनिट जब आप सेल कर रहे हो तो उसकी यूनिट्स के जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो भी आपको बताने पड़ेंगे। साथ में उसकी FMBs बतानी पड़ेगी, FMBs के अगेंस्ट के में मतलब जो भी चेंज प्रॉफिट या लॉस में चेंज होगा वो भी बताना पड़ेगा, और रेवेन्यू या लॉस जो भी होगा उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये होता है जी हमारा इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रेजेंटेशन। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का लाइन नंबर 2 में है। पहला कंटिन्यूड नॉर्मल बिजनेस की तरह है, डिसकंटिन्यूड में जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये यूनिट बेच देंगे तो उस यूनिट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हम शो करते हैं। जिसने डिसाइड किया उसके पहले तक वो कंटिन्यूड रहेगा, द मोमेंट वी डिसाइड उसका क्लासिफिकेशन कंटिन्यूड ऑपरेशन से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में शिफ्ट हो जाएगा। अब आता है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गेन और लॉसेस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और लॉसेस के बारे में सुन लीजिए। अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट जो भी गेन होता है, वेयर अर्लियर रिपोर्टेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब उसको आप सीधे नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, आर नेवर अलाउड अंडर द IFRS, देयरफॉर US GAAP एंड IFRS रूल अलाइन विद द रिलीज ऑफ
FASB ASU 201501, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो भी परसेंटेशन है वो आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है जी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को समझिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नॉन ऑनर रिसोर्सेज से जो इनकम आप अर्न करते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसको एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बोलते बल्कि OCI बोलते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों चीज़ें आती है, नेट इनकम जनरल आती है प्लस OCI आती है। तो जब OCI को डिफाइन किया जाता है तो उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, नॉन ऑनर ट्रांजेक्शन से जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया उसको OCI बोलते हैं। यानी ये बोलता है कि इंक्लूडिंग ऑल चेंजेस इंक्लूडेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट दोज रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू द ओनर्स। इसके अलावा जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको OCI में आते हैं। OCI में यहाँ पे 4 एग्जांपल्स होते हैं, 4 पीयर्स को आपको देखना है। पहला होता है जी जो होता है वो पेंशन्स के एडजस्टमेंट होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। आपके एग्जाम्पल्स में जो आते हैं वो क्या आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो ये आते हैं, करेंसी ट्रांजेक्शन्स में जो भी चेंजेस होता है, यानी आपने कोई फॉरेन में आपने कोई करेंसी में ट्रांजेक्शन किया है और आपका रीमेजरमेंट करने के कारण जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप OCI में क्लासीफाई करते हैं अनटिल इट इज़ अनरिकग्नाइज, यानी पेमेंट अभी तक नहीं किया बल्कि आप पेमेंट को रीवैल्यू कर रहे हैं, या आपको पैसे नहीं मिले बल्कि आप पैसे को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जी करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। तो करेंसी का ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट जो होता है वो भी हमारा किस में आता है जी, OCI में आता है। तो ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल फॉर सेल्स के बारे में है, तो अवेलेबल फॉर सेल्स में एनी अनरियलाइज होल्डिंग सेल्स, तो मैंने AFS वर्ड यूज़ किया था आपके लिए पीछे अगर याद होगा, तो हमने बोला था अवेलेबल फॉर सेल्स से रिलेटेड जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कहाँ से क्लासीफाई करते हैं जी, OCI में करते हैं। इसके अंदर वो भी आते हैं जो डेट की तरह रखे जाते हैं, रिक्लासीफाइड टू द नेट इनकम एज assuming FMV option is not used, including the unrealized holding gain on the available for sale debt securities reclassified to net income as a sale of debts. Additional effect from 17, if the entity elect the FV option for the financial liability, any changes in the financial future value attribute to the investment specified in the credit is also included in the OCI. Altogether जो भी आपका available for sale as a classified item है तो उससे related जो भी चीज़ें हैं वो आप OCI में रखेंगे। और चीज़ आ जाइए तीसरी वाली चीज़ें, अब पेंशन से रिलेटेड है, बोला एनी इनकम और गेन जो होता है प्रायर पीरियड कॉस्ट पे और नेट ट्रांजेक्शन्स एसेट या ऑब्लिगेशंस इन द ईयर इन द चेंज इन फंड स्टेटस इन द पेंशंस में जो भी होता है, यानी रिक्लासीफाई इनटू द नेट इनकम इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। IFRS ऑल्सो अलाउ द इंक्लूजन ऑफ सर्टन एक्चुरियल गेन्स और लॉस नॉट रिक्लासीफाइड टू द, यानी एक्चुरियल, आप एक्चुरियंस पता है होता है क्या होता है, जो लाइबिलिटी को वैल्यूएट का वैल्यूएशंस करके देता है आपको, वो एक्चुरियन इंश्योरेंस कंपनीज में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू करके देते हैं। तो आप अपने बुक्स में जो पेंशन्स के लिए प्रोविजंस बनाते हैं और एक्चुरियन से जब वैल्यू कराते हैं, दोनों के बीच में जो थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं वो आप OCI में रख सकते हैं, उसको आप नेट इनकम में नहीं ले जा सकते, उसको आप नॉर्मल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये आप पेंशन का एडजस्टमेंट याद रखेंगे। दूसरा, पेंशन का एडजस्टमेंट किस ग्राउंड पे, एक्चुरियन के वैल्यूएशंस और बुक की वैल्यू पे, जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप OCI में रखेंगे। दूसरा, अवेलेबल फॉर सेल्स जो है उसमें जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट या गेन है वो भी आपके लिए OCI हो जाएगा। करेंसी के ट्रांजेक्शन के एडजस्टमेंट में जो भी चेंजेस होता है वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा जी, वो भी आपके लिए OCI हो जाएगा। तीसरा, अगर आपने कोई डेरिवेटिव्स रखा हुआ है तो डेरिवेटिव्स में भी आपको M2M यानी मार्क टू मार्केट मैच करते हैं, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस या होता है उसको भी आप कहाँ पे OCI में रखते हैं। और उसके बाद बोलते हैं इंक्लूडिंग द गेन फ्रॉम द इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज रिक्लासीफाइड टू द नेट इनकम ऑन रियलाइज एक्स एसोसिएटेड विद द हेज आइटम। तो रिक्लासिफिकेशन टू नेट इनकम ऑन रियलाइजेशन ऑफ कैश, तो जब तक ये रियलाइज नहीं होगा तब तक का अनरियलाइज्ड, तो यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिएगा, अनरियलाइज्ड, यानी अनरियलाइज्ड अगर कुछ भी है तो उसका जो पार्ट है वो हम कहाँ ले जाके रखेंगे, उसको हम OCI में रखेंगे। चौथा बोल रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन इनटैंजिबल एसेट्स, तो ये सिर्फ आपका IFRS में अलाउ करता है, गैप में अलाउ नहीं करता। इनटैंजिबल एसेट्स वो होता है जो कि टैंजिबल नहीं है, जिसका एग्जांपल्स हमारे पास क्या होता है, कॉपीराइट होता है, गुडविल होता है, ये सारी चीज़ें, नो हाउ, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब पेटेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इनटैंजिबल एसेट में फॉल करती है।
तो ये सिर्फ आपको IFRS में अलाउ करता है इंटेंजिबल एसेट और फिक्स एसेट पे। इट्स revaluation surplus when the intangible asset and fixed are revaluated, no recognized to the net income subsequent, but transferred directly to the retained earning when the related asset is used or de-recognized। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी किसकी हैं जी, आपके OCI से रिलेटेड है। OCI में पेंशन एडजस्टमेंट है, अवेलेबल फॉर सेल है, करेंसी ट्रांजेक्शन है, तीसरा है डेरिवेटिव्स एज अ कैश हेज है, चौथा आपका रिवैल्यूएशन ऑफ सरप्लस है, बट इट इज ओनली अलाउ इन द IFRS। उसके बाद बोल रहा है एक्यूमुलेटेड ओवर द कॉम्प्रिहेंसिव द कंपोनेंट ऑफ इक्विटी डैट इंक्लूड द OCI जो होता है वो कहाँ जाता है, वो बैलेंस शीट में जाता है। वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। किसके साथ जाता है, वो जाता है जी इक्विटी के साथ जाता है। तो देखिए कहाँ कैसे जाता है, ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है। ये जब बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देखिएगा तो आपको क्लियर लगेगा। तो आइए, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट है, लाइबिलिटी है। देखिए तो एसेट में आपने इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ में शेयर कैपिटल है, एडिशनल पेटेंट कैपिटल है, रिलेटेड अर्निंग्स है और एक्यूमुलेटेड OCI है। तो OCI यहाँ पे आ जाता है जी। रिटेन्ड अर्निंग का में क्या आता है, नेट इनकम आता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आता है जी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है। अब आप पूछिए कि ये पूरा क्या है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम था, फिर मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, उसके बाद इनकम टैक्स था, उसके बाद इनडायरेक्ट था, उसके बाद जो है हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था। उसके बाद ये सब मिला के डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बाद से जो है E4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का था, जो कि कैंसिल होके अभी कहाँ चला गया है, नॉन ऑपरेटिंग में चला गया है। जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा नेट इनकम आएगा। नेट इनकम में OCI ऐड कर देंगे तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशंस है। और बैलेंस शीट में ये कैसे जाता है, तो सबसे पहले इक्विटी में शेयर कैपिटल, फिर एडिशनल पेटेंट कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड एक्यूमुलेटेड OCI आता है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशंस होता है। अब उसके बाद बोलना रहता है कि देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, उसको देख लीजिए कैसे कैसे हमारा प्रेजेंटेशन है। तो देखिए मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले। नेट ऑफ टैक्स में आपको में सारी चीज़ें दिखानी है। तो सबसे पहले आपने सेल्स लिया था, सेल्स के नीचे COGS जो उससे रिजल्ट आए वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम बन गए। ऑपरेटिंग इनकम के बाद नॉन ऑपरेटिंग आ गया, फिर उसके ऊपर से टैक्स माइनस हो गया, उससे इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया, फिर आपके पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के आ गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अभी कहाँ एडजस्ट हो जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ तक के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं जी नेट इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके पास OCI का एडजस्टमेंट होता है। OCI में पेंशन का कुछ एडजस्टमेंट है, उसके बाद अनरियलाइज इनकम, करेंसी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट है, उसका है इफेक्टिव ऑन द कैश फ्लो हेज है, इसका एडजस्टमेंट है। ये सारे एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ चले आते हैं, वो हमारे OCI में आ जाते हैं। दोनों को जब आप ऐड करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए कैसे है, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन केस ऑफ द इनकम इज़ द ओनली ONTID। अब देखिए सबसे पहले दो तरीके से कैसे बन सकती है। एक बार में आपने सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम बनाई है, उसके बाद नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम बनाई है, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम बनाई है और बाद में आपने उस पर OCI का एडजस्टमेंट किया। तो देखिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले सेल्स लिया, COGS माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव माइनस किया, जो आपका ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग प्लस इनकम प्लस ऐड किया, जो टैक्स था टैक्स दिया। तो जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगर उसके बाद आपके पास कोई इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है उसको भी ऐड कर लीजिए। यहाँ तक का रिजल्ट आता है वो आपका आता है जी नेट इनकम प्लस OCI, यानी आपका कॉम्प्रिहेंसिव CI इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस OCI। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट चेंज होके यहाँ चला आया। तो अब आपने नेट इनकम पहले से कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद जो भी OCI है वो आपने लिख लिया। OCI में एग्जांपल है पेंशन एडजस्टमेंट, AFS अनरियलाइज, उसके बाद करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, उसके बाद इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज। ये सारे रिजल्ट जो भी आए आपने उसको ऐड कर दिया। तो जो रिजल्ट आया वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपके पास प्रेजेंटेशन के दोनों तरीके हैं। आप सेपरेटली भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और आप साथ में भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अभी तक हमने सारी की सारी बातें पढ़ी है सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में।